नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। आज अपन दो ऐसे देशों के संबंधों के बारे में जानते हैं जो हमेशा न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी एक देश दूसरे देश को धमकियां देता है तो कभी दूसरा देश रिटेलिएट करता हुआ धमकी देता दिखाई देता है। आप नोटिस करोगे कि ये दोनों देश एक दूसरे से बहुत दूर स्थित है। जहाँ अमेरिका अपन को उत्तरी अमेरिका में दिखाई देता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दिखाई देता है, और वही ईरान अपन को मिडल ईस्ट में दिखाई देता है। मतलब कि इनका दूर दूर से सीमाई संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी ऐसे क्या रीजंस है जिनके कारण ये दोनों देश हमेशा झगड़ते दिखाई देते हैं। आज अपन इस वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर वर्तमान स्थिति तक पूरे सिनेरियो को इस वीडियो में जानेंगे। बने रहे इस वीडियो के साथ और इत्मीनान से बैठे और पूरे सिनेरियो को समझें। सबसे पहले अपन को इस चीज़ को समझने के लिए कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक पहुँची, अपन को जाना पड़ेगा 1900 के दशक में। 1900 के दशक में क्या होता है कि ईरान में ऑयल मिलता है। ये वही दशक होता है जब मिडिल ईस्ट में अपन को कई देशों में ऑयल मिलने की खबर मिलती है। तो उसमें से एक देश ईरान भी था। ईरान में भी ऑयल मिलता है। तो ऑब्वियसली जब ऑयल जैसी चीज़ जो किसी भी अर्थव्यवस्था का फाउंडेशन है वो मिलने से बहुत सारे देशों की नज़र ईरान पर पड़ी। और उस समय वर्ल्ड मैप पर जो सबसे शक्तिशाली देश थे वो थे यूरोपियन कंट्रीज़। कौन थे? यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऑब्वियसली इन यूरोपियन कंट्रीज़ की नज़र ईरान पर पड़नी ही थी, जैसे कि इंडिया पे पड़ी। इंडिया उस समय एक शक्तिशाली देश रहा था 70s में। मतलब 1700 में अपन देखते ईरान बहुत इंडिया 700 के दौर, मतलब कि 1700 के दौर में तो ईरान पर इन देशों की नज़र पड़नी स्वाभाविक थी, जैसे कि भारत पर पड़ी 1700 के दौर में, जब भारत एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री थी। तो अपन कह सकते हैं कि ईरान भी बचने वाला नहीं था इनकी नज़र से। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, यूके की कंपनीज आती है ईरान के अंदर। ईरान के ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ये अपनी कंपनीज लगाती है ईरान के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ईरान और यूके का रिलेशन समझ में आता है कि यूके ईरान कहाँ कैसे पहुँचा, कि वहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए कंपनीज लगाने के लिए यूके उधर पहुँचता है ईरान के अंदर। अब अमेरिका की शुरुआत करें तो 1950s के दौर में अपन को दिखता है कि पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ है, क्योंकि 1950s के दौर से कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ होता है। एक तरफ यूएसएसआर जो कम्युनिज्म की विचारधारा का प्रचार कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। तो अमेरिका चाहता था कि ईरान में ऐसी कोई शक्ति न बैठे जो कम्युनिज्म के प्रचार को बढ़ावा दे। इसीलिए अमेरिका चाहता था मिडिल ईस्ट में ईरान को अपना दोस्त बनाना, एक ऐसा सहयोगी बनाना जो कम्युनिज्म के प्रचार को रोक सके और पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे सके। मतलब आपको यूके का संबंध भी समझ में आ गया और अमेरिका के संबंध भी समझ में आ गया। अब क्या था कि जो ईरान की जो सिस्टम चलता था ना, वो कोई फिक्स सिस्टम नहीं था। कभी वहाँ पर तानाशाही देखने को मिलती थी और कभी अपन को देखने को मिलता था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पर बहुत सारे संविधान बदले, बहुत सारी सरकारें आई, हमेशा से ये सिस्टम बदलता ही रहा था। तो इसी दौर में एक सिस्टम बदलता है 1950s के दौर में। 1950 में क्या होता है कि ईरान अपना एक नया संविधान बनाता है, और इस नए संविधान में वो डिसाइड करता है कि ईरान का शासन चलाएंगे डेमोक्रेटिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री। मतलब कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जो ईरान का शासन चलाएगी। और इसी संविधान के अनुसार 1952 में ईरान में होते हैं चुनाव। ईरान में चुनाव होते हैं, और ईरान में चुनावों के बाद डेमोक्रेटिक रूप से, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एक सरकार बनती है। और उस सरकार के जो नेता होते हैं वो होते हैं मोसद्देक, प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक। ये होते हैं, ये नाम याद रखना, प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक उस सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं और वो सत्ता संभालते हैं। आपको तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, यूके और ईरान, अमेरिका और ईरान, और वहाँ की गवर्नमेंट।
अब 1953 में जब मोसद्देक सत्ता में बैठते हैं तो वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता होते। राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता होने का मतलब है कि वो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते। तो मोसद्देक ये चीज़ नोटिस करते हैं कि तेल ईरान का, ज़मीन ईरान की, सारे संसाधन ईरान की, लेकिन इन संसाधनों का एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा है? यूके की कंपनीज। और जो लाभ भी लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? यूके की कंपनीज। तो मोसद्देक डिसाइड करते हैं ईरान की कंपनीज है ना, जो ऑयल कंपनीज, उनका राष्ट्रीयकरण करने का डिसाइड करते हैं ईरान के प्रधानमंत्री ईरान की ऑयल कंपनीज का राष्ट्रीयकरण करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीयकरण की न्यूज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है यूके प्रभावित होता है। तो यूके इस चीज़ का विरोध करता है कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ किसी देश के विरोध करने से तो मोसद्देक रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, वो अपने देश को सर्वोपरि बनाना चाहते थे। तो किसी देश की धमकी से तो रुकने वाले नहीं थे। तब क्या करते हैं, यूके और अमेरिका चाहता था कि भाई ईरान में कोई ऐसी सरकार या फिर ऐसा शासन सत्ता में बैठे जो अमेरिकी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार करे और अमेरिका के इशारों पर नाचे। तो यूके और अमेरिका की जो CIA थी, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो दोनों मिलकर ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक का तख्ता पलट करवाते। अंडरस्टैंड कहाँ से शुरू हुई? 90s के दौर में यूके की कंपनीज खुली। अमेरिका क्या चाहता था और ईरान में क्या सिस्टम चल रहा था और क्या हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि यूके और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के प्रधानमंत्री, जो डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसका तख्ता पलट कर देते हैं और ईरान के सर्वोच्च पद पर बिठा देते एक तानाशाह शाह रजा पहलवी को, जो एक तानाशाह थे और एक डेमोक्रेटिक रूप से गठित सरकार को हटाकर तानाशाही की स्थापना करते हैं अमेरिका और यूके। और अमेरिका उसके बाद अपने निजी दोस्त शाह रजा पहलवी को ईरान के सर्वोच्च पद पर बिठा देता है। तो अपन कह सकते हैं एक तरफ से अमेरिका की कठपुतली को ईरान की सत्ता पर बिठा दिया जाता है। अब ऑब्वियसली जब अमेरिका के दोस्त सत्ता पर बैठे तो अमेरिका और ईरान के संबंध तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे। तो इसी दौर में जब अमेरिका और ईरान के संबंध 1953 के बाद अच्छे थे, तो उसी बीच में एटम्स ऑफ पीस की साइन होते हैं। एटम्स ऑफ पीस एक सिविल न्यूक्लियर डील है, समझ रहे हो? अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु ऊर्जा सहयोग होता है, जो अमेरिका वर्तमान में ईरान के परमाणु हथियार बनाने और परमाणुओं का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। उसी अमेरिका ने ईरान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील 1957 में साइन की थी। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका और ईरान के संबंध 1957 में बहुत अच्छे थे। और इवन ट्रीटी ऑफ मित्रता की संधि अमेरिका और ईरान के बीच में 1953 में मित्रता की संधि भी होती है। अब ये संधियाँ कहाँ हो रही थी? सर्वोच्च लेवल पर, जो पीक पर बैठे थे ना, देखिए ये जनता होती है और जो पीक पर बैठे थे ना, ये अमेरिका और ईरान के बीच में ये समझौते हो रहे थे, जहाँ एक तरफ शाह थे और एक तरफ जो अमेरिका के थे लोग थे, उनके साथ संधि हो रही थी। लेकिन जो ईरान की जो जनता थी वो इन सब चीज़ों से खुश नहीं थी। रीज़न था कि ऑब्वियसली जो मोसद्देक की गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड थी। डेमोक्रेसी के साथ एक तरफ से लोगों के साथ अधिकार भी आते, लोगों के पास अधिकार आते, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो शाह की तानाशाही ने वो लोगों के जो मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए, लोगों की स्वतंत्रता कम होने लगी। और इवन जो ईरान की संस्कृति थी, जो इस्लामिक एक कॉन्सेप्ट ईरान में इस्लाम का था, उसका डिमिनिशिंग होने लगा। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव ईरान में बढ़ने लगा, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण करने की कोशिश कर रहा था ईरान का, क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था पूंजीवादी विचार का प्रसार करना ईरान के जरिए, तो ईरान के जरिए करना चाह रहा था। तो अमेरिका शाह के जरिए पश्चिमी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था ईरान में। अब इससे ईरान की जनता बहुत गुस्सा हो रही थी। इवन उन्होंने गुप्त पुलिस के जरिए ईरान को कंट्रोल करना भी चालू कर दिया था अमेरिका ने।
उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, आई डिडंट रिमेंबर दैट, बट स्टिल वो गुप्त पुलिस के माध्यम से कानून में हस्तक्षेप कर रहा था, इंटरनल। अब आप पुलिस तक पहुंच गए हो तो ऑब्वियसली आप इंटरनल मैटर में भी प्रभावित कर रहे हो, सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहे हो, पश्चिमीकरण को बढ़ावा दे रहे हो। तो इससे जो ईरान के लोग थे वो गुस्सा होने लगे ईरान के शाह के ऊपर कि भाई हर चीज़ में कैसे किसी देश का हस्तक्षेप को तुम बढ़ावा दे सकते हो, ना हमारे पास अधिकार है, ना कोई स्वतंत्रता है, ऐसे में तुम किसी और देश की नीतियों के ऊपर अपने देश की सरकार चला रहे, तो ऑब्वियसली जो जनता होगी वो दुखी होगी, वो उन चीज़ों से नाराज़ होगी। तो धीरे धीरे ईरान की जनता में इन चीज़ों का विरोध होने लगा और इस विरोध की अपन को पराकाष्ठा देखने को मिलती है 1979 में। ईरान में होती है इस्लामिक क्रांति। क्या होती है? इस्लामिक क्रांति। और इस इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व करते हैं आयतुल्ला खुमैनी। तो आपने सुना होगा कि ईरान में एक क्रांति हुई थी, तो आपने सुना होगा कि ईरान में एक क्रांति हुई थी आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में, इस्लामिक क्रांति, जिसके रीजंस अपन ने देख लिए कि कैसे अमेरिका का लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा था, लोगों की स्वतंत्रता दांव पे लगी हुई थी। और इसी सब के कारण ईरान में एक इस्लामिक क्रांति होती है और उसके बाद एक रिपब्लिक तानाशाही की स्थापना फिर से हो जाती है, जहाँ पर सबसे मतलब एक तरफ से थियोक्रेसी की स्थापना होती है उसके बाद, जिसमें सर्वोच्च जो व्यक्ति होगा ना वो एक धार्मिक तंत्र का नेतृत्व करता होगा, धार्मिक तंत्र का। अपन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं जाएंगे, अपन ईरान और अमेरिका के सिस्टम पे ही बने रहते हैं, लेकिन वो सिस्टम जो धर्म तंत्र की स्थापना होती है उसके बाद, जहाँ पर जो सर्वोच्च पद होगा वो किसी धार्मिक नेता का होगा। जो आयतुल्ला खुमैनी थे एक धार्मिक नेता थे, ठीक है। तो ये सब होता है 1979 में। अब जब इस्लामिक क्रांति होती है ना, तो इस्लामिक क्रांति में जो शाह रजा पहलवी थे वो उनको एग्जाइल दे दिया जाता है, मतलब कि उनको देश निकाला दे दिया जाता है ईरान के द्वारा, ईरान की जनता के द्वारा, आयतुल्ला खुमैनी के द्वारा उनको एग्जाइल दे दिया जाता है। अब इस एग्जाइल में ईरान के जो शाह थे जो वो जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका इनको पनाह देता है अपने देश में। जब आपका कोई ऐसा नेता जो देश में आपकी नीतियों के अनुरूप या फिर कोई भी किसी रीज़न से आपके देश से निकाला जाता है और इस देश में बैठ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको इस देश पे गुस्सा आएगा। तो इसी गुस्से का परिणाम ईरान में दिखता है कि ईरान के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर देते हैं। क्या करते हैं? अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करते हैं। और इसी अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करते हैं ना, तब वहाँ पर बैठे 52 अमेरिकन नागरिक को वहाँ बैठे 52 अमेरिकन नागरिक को वो बंधक बना लेते हैं। और 52 नागरिकों को बंधक बनाना वो एक टर्निंग पॉइंट आता है अमेरिका और ईरान के रिलेशन में। आप बोलते हो कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में ऐसी क्या घटना थी जिसने एक टर्निंग पॉइंट का काम किया रिलेशन में, तो ये वही घटना थी जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों के बीच में टर्निंग पॉइंट लाया, वो एम्बेसी पर हमला। और इससे जो भी टाइज़ अमेरिका और ईरान के बीच में थे वो टाइज़ ख़त्म हो गए, वो इकोनॉमिक टाइज़ हो, पॉलिटिकल टाइज़ हो, वो टाइज़ ख़त्म हो गए और वो रिश्ते बहुत अधिक बिगड़ गए। मतलब कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों में टर्निंग पॉइंट इस घटना को माना जाता है जब ईरान के स्टूडेंट उस एम्बेसी पे हमला करते हैं। और उस एम्बेसी में जो अगवा किए गए लोगों को 444 डेज तक अगवा करके रखा जाता है, बंधक बना के रखा जाता है ईरान के स्टूडेंट्स के द्वारा ईरान के अंदर। तो ये वो घटना थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक धार्मिक शासन आया जिसने अमेरिका, ये ठीक है ये पढ़ लिया, अब कैद किए गए। अब उसके बाद 1981 में अल्जीरिया समझौता होता है, उसके द्वारा उन बंधकों को छोड़ा जाता है। लेकिन बंधकों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो रिश्ते थे जो खराब हो चुके थे, जो गांठ उन रिश्तों में पड़ चुकी थी वो नहीं सुलझती है। ना पॉलिटिकल टाइज बेटर होते हैं, ना इकोनॉमिक टाइज अमेरिका और ईरान के बीच में बेटर होते हैं। तो ये घटना वो मुख्य पॉइंट थी। अब तो क्या है कि
कैसे वो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ी, वही कहानी आगे चलेगी कि भाई अमेरिका और वो टर्निंग पॉइंट, तो उसके बाद सुधार के प्रयास नहीं हुए या फिर हुए तो कहाँ चीज़ें और बिगड़ी। तो अपन वही अब तो सिनेरियो, अब संबंध बिगड़ गए 1980s में। अब उसके बाद क्या होता है कि ईरान और इराक के बीच में युद्ध होता है। ईरान और इराक के बीच में युद्ध होता है ना, तो अमेरिका किसका साथ दे देता है? इराक का इस युद्ध में साथ देता है जो सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में हुए। इवन इराक बहुत ज़्यादा क्रूल होता है इस युद्ध में, उसके बावजूद अमेरिका इराक का साथ दे देता है। तो इराक के साथ देने के कारण ईरान अमेरिका पे और अधिक गुस्सा हो जाता है, और अधिक नाराज़ हो जाता है, तो रिश्ते बनने की बजाय और अधिक धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। उसके बाद 1988 में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसके द्वारा अमेरिका का एक नेवल शिप होता है, जो नौसेना का एक नेवल शिप होता है, उसके द्वारा ईरान के एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को, जो हवाई जहाज होता है, एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया जाता है। ये होता है अनइंटेंशनली, ये मतलब कि इंटेंशन नहीं होता कि भाई किसी सिविलियन हवाई जहाज को मारा जाए, लेकिन ये लड़ाकू विमान को समझकर इस एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया जाता है। उसके अंदर बैठे 250 से अधिक लोगों को मार दिया जाता है, मतलब मर जाते, वो मर जाते। और इस घटना को वो अमेरिका बोलता है कि इट्स अनइंटेंशनली हैपन इंसिडेंट, बट स्टिल ईरान डजंट कंसिडर एज अनइंटेंशनल इंसिडेंट। और लेकिन अमेरिका इस घटना की ऑफिशियल माफ़ी कभी नहीं मांगता है कि भाई हमें माफ़ कर दो। ऐसी कोई ऑफिशियल, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसकी ऑफिशियल माफ़ी ब्रिटेन ने बहुत बार इंडिया से मांगी है, लेकिन अमेरिका ने इस घटना की ऑफिशियल माफ़ी कभी ईरान से नहीं मांगी है। उन्होंने इस हमले के बाद जो प्रभावित लोग थे उनको कंपनसेशन दिया, लेकिन उस घटना की माफ़ी कभी नहीं मांगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ये 1980, अब 1990s के दौर में अपन देखते हैं कि या तो फिर अमेरिका और ईरान के रिश्ते ठंडे बस्ते में पड़े रहते, या फिर जो भी राष्ट्रपति आते हैं वो या तो फिर ईरान के ऊपर पॉलिटिकल सैंक्शन लगा देते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं, और स्पेशली तेल को लेकर, बैंकिंग को लेकर, जैसे कि जो एक स्विफ्ट सिस्टम होता है जिसमें इंटरनेशनल करेंसीज का एक जो व्यापार होता है, मतलब कि एक देश के द्वारा दूसरे देश में पैसा भेजने का एक सिस्टम होता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या फिर ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। विभिन्न देशों को बोला जाता है कि तुम ईरान से ऑयल मत खरीदना। तो ऐसे सैंक्शन लगातार चलते रहते हैं। अब इसी बीच 9/11 की घटना होती है। 9/11 की घटना के बारे में तो आपको पता ही है कि अमेरिका के ऊपर एक आतंकवादी हमला होता है 9/11 करके, जो हमला करवाया जाता है तालिबान के द्वारा, जो अफगानिस्तान बेस्ड एक आतंकी संगठन है, इसके द्वारा करवाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका मानता है कि ईरान के भी इसमें हाथ थे। तो उधर के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री ईरान और अफगानिस्तान दोनों को ईविल और एक्सिस की संज्ञा दे देते हैं। किसका? ईविल ऑफ एक्सिस की संज्ञा अमेरिका अफगानिस्तान और ईरान को, दोनों को दे देता है। इससे ईरान और अधिक गुस्सा हो जाता है कि हमने इसमें कोई हमारा हाथ नहीं है। इवन ईरान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था तालिबान और आतंकवादियों को ढूंढने में, उसके बावजूद हमें ईविल ऑफ एक्सिस की संज्ञा दे दी थी। इससे रिश्ते और अधिक बिगड़ जाते हैं। एक्सिस ऑफ ईविल की संज्ञा दे दी थी, तो इससे और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इराक के साथ युद्ध खत्म होने के बाद भी रिश्ते कभी पटरी पर नहीं आते। तो सरकारों ने या तो फिर प्रयास नहीं किए, और जिन्होंने प्रयास किए तो नेगेटिव प्रयास किए कि या तो सैंक्शन लगा दिए, पॉलिटिकल सैंक्शन लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, या फिर किसी ऐसी टिप्पणी का प्रयोग कर दिया जिससे रिश्ते संभलने की बजाय बिगड़ गए। लेकिन इन सब के बीच में एक परिवर्तन देखने को मिलता है अपन को ओबामा के शासन में, जब ओबामा 2015 में ईरान के साथ एक परमाणु समझौता करता है। एक परमाणु समझौता ईरान के साथ करता है परमाणु। तो ये जो समझौता होता है ना, तो उस समझौते के बाद लगने लगता है कि ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ना, वो फिर से पटरी पर आ जाएंगे। और पटरी पर आएंगे तो इस समझौते के बारे में अपन जानते हैं। तो इस समझौते के तहत क्या होता है कि
इस समझौते के तहत ईरान अमेरिका को कहता है कि तुम हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाए गए, तुम हमें व्यापार करने से रोकते हो, हमें किसी देश के साथ तुम्हें जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे बाहर निकाल रखे, जो भी इकोनॉमिक सैंक्शन, बैंकिंग के ऊपर सैंक्शन, तेल के ऊपर सैंक्शन लगा रखे, उनको तुम हमारे ऊपर कम करो और उसके बदले में हम अपने परमाणु जो कार्यक्रम है, परमाणु हथियारों को बनाने का जो कार्यक्रम है, उसके ऊपर रोक लगा देंगे। एक बहुत अच्छी ट्रीटी थी ये जो ओबामा के दौर में की गई। इवन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अमेरिका का सपोर्ट किया था इस संधि के तहत, क्योंकि अब कभी ना ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो डेटोरेटिंग होती इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शन। और इससे बहुत सारे देश व्यापार भी नहीं कर रहे और विश्व पर एक अलग ही खतरा मंडराता रहता है कि कभी किसी देश के बीच में युद्ध हो जाएगा, कभी, क्योंकि अमेरिका द्वारा युद्ध करना मतलब किसी देश को पूरी तरह बर्बाद करना, तो पूरे विश्व पर एक अलग सा खतरा मंडराता रहता था। अब ओबामा ने जब ये प्रयास किया, ईरान के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया, तो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम दिखा कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते अब अच्छे होंगे। इट्स अ पॉजिटिव साइन। परमाणु कार्यक्रम से पीछे कदम लिए ईरान ने और अमेरिका ने बोला कि भाई हम तुम्हारे ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शन हटा देंगे। अब इकोनॉमिक सैंक्शन तो हटा देंगे, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि एक सबसे महान व्यक्ति अमेरिकन पॉलिटिक्स में अपने कदम रखता है, वो है ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वापस आकर यूनिलेटरली, मतलब कि एक तरफा ईरान कुछ भी नहीं बोलता, उसके बावजूद एक तरफा तरीके से इस संधि से, जो ये संधि हुई थी ना, उससे अपने कदम पीछे खींच लेता है अमेरिका। ट्रंप द्वारा जो ये संधि थे उससे कदम यूनिलेटरली खींच लिए जाते हैं, जिससे पूरे विश्व में एक फिर से तनाव उत्पन्न होता है और अमेरिका और ईरान की जो जुगलबंदी थी वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। कभी अमेरिका ईरान को धमकी देता हुआ दिखाई देता है, कभी ईरान अमेरिका को धमकी देता हुआ दिखाई देता है। फिर से वही इकोनॉमिक सैंक्शन, वही तानाशाही वाली चीज़ देखने को मिलती है। अमेरिका ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया जाता है। बहुत सारे विश्व के सभी देशों को बोला जाता है कि ईरान से ऑयल नहीं खरीदना है, कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखते हैं। इवन अमेरिका ईरान को अभी भी धमकी देता रहता है कि ईरान के साथ कोई भी इकोनॉमिक टाइज नहीं करने। तो ट्रंप के बाद वापस टकराव का दौर शुरू होता है। अमेरिका ईरान को धमकी देता रहता है और ईरान रिटेलिएट करता रहता है। अब वापस 2025 में क्या होता है, इसके बीच में अमेरिका द्वारा दो और चीज़ें की जाती है। ईरान के इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स होती है, एक बहुत बड़ा अपर आर्मी कह सकते हैं ईरान की, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर देता है। तो इससे ईरान में गुस्सा होना स्वाभाविक है। इवन अमेरिका ईरान के एक बहुत बड़े जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर देती है ड्रोन अटैक के माध्यम से। इससे आप देखोगे कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के आने के बाद फिर से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने रहने लग गए और हमेशा अमेरिका द्वारा ईरान को धमकाना, उसके ऊपर सैंक्शन लगाना, किसी बड़े नेता जैसे कि कासिम सुलेमानी की हत्या करना, एक तरफ से ऐसा लगता है कि वो भड़का रहा है कि तुम करो युद्ध, हम भी तो तैयार हैं। अब इससे क्या हुआ कि अब वो लगातार कोशिश कर रहा है अमेरिका ईरान को भड़काने की, तो अमेरिका ने लगातार कोशिश कर रहा, तो ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों की फिर से शुरुआत कर ली। और इसी परमाणु कार्यक्रम के बढ़ने के कारण 2025 में, अभी हाल में 2025 में अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे परमाणु प्लेसेस पर हमला कर दिया। बहुत जो अंडरग्राउंड परमाणु जो बैरक बने हुए थे उसके ऊपर भी हमला कर दिया और इस हमले का रिटेलिएशन ईरान के द्वारा भी किया गया। तो आप अभी सिनेरियो देखोगे ना, तो अमेरिका लगातार इवन अपने बहुत सारे सैनिक बेड़ों को भी ईरान की तरफ भेजा हुआ है। ये 2026 जनवरी 26 और फरवरी की घटना है, जब अमेरिका अपने सैनिक बेड़ों को ईरान की तरफ भेज रहा है। ईरान वापस अमेरिका को धमकी दे रहा है कि इससे क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो सकते हैं, युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो। और ट्रंप अपनी नीतियों से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, वो ईरान को लगातार इन चीज़ों के लिए धमकी दे रहा है। तो अमेरिका और ईरान के रिश्ते यही थे, लगातार सुर्खियों में बने रहने का रीज़न अमेरिका की नीतियाँ भी रही है और वापस ईरान के परमाणु कार्यक्रम भी रहे।
तो यही है अमेरिका और ईरान के। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, आगे आपको किस चीज़ पर किस विषय पर वीडियो बनाने की, आगे किस सब्जेक्ट पर वीडियो और किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, उसके लिए कमेंट करें।